जादुई नारियल का पेड़। ये कहानी बूढ़ी अम्मा की है जो इस झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। कहने को तो उनका एक बेटा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था और कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता था और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता था। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहा करती थी। कई बार वहाँ कुछ जानवर जरूर आ जाते थे तो झोपड़ी के आगे लगे पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं से खाने का वो इंतजाम करती थी। क्या फायदा ऐसे बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। जैसे ही उसकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है, अरे इस पर तो नारियल लगे हैं। कैसे भी एक नारियल उतार कर इसका पानी पीती हूँ, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है। ये नारियल भी कितनी ऊंचाई पर लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर अम्मा उन नारियल को नहीं तोड़ पाई। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? इस उम्र में ना तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और ना ही नीचे से ये नारियल उतार सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल ले सकते हो। लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा की बात मानी और उस नारियल के पेड़ से 2 नारियल उतार दिए। एक नारियल उसने बूढ़ी अम्मा को दिया और एक नारियल अपने लिए ले लिया। जब वो आदमी नारियल पीता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या स्वाद है! इतना मीठा पानी, मानो कोई अमृत हो। ये नारियल का पेड़ तो सबसे अलग है, इतना मीठा पानी है। इधर बूढ़ी अम्मा भी वो नारियल का पानी पीती है। पानी तो बहुत मीठा है, मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे तो ये नारियल पानी बेचना चाहिए। इतना मीठा पानी पीकर तो लोग खुश हो जाएंगे और बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इन नारियल को उतारूंगी कैसे? अगला दिन हो जाता है तो वो आदमी वहाँ फिर आता है। तभी अम्मा उस आदमी को देखती है और बोलती है, बेटा तू आज फिर मेरे लिए नारियल उतार दे, लेकिन आज मुझे ज्यादा नारियल चाहिए। अरे तुमने तो मुझे फ्री ही समझ रखा है। मुझे भी तो बहुत काम होते हैं। मैं इतनी ऊपर क्यों चढ़ूं भला? मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा? और तुम मुझे एक नारियल का लालच देती हो, उससे मेरा क्या फायदा? तो आज 2 नारियल ले लेना बेटा। मैं इस नारियल के पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, नहीं तो तुमसे मदद क्यों मांगती। एक शर्त पर उतार सकता हूँ। जितने नारियल तुम लोगी उससे आधे हिस्से के नारियल मैं अपने लिए उतारूंगा। बूढ़ी अम्मा के पास उस आदमी की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम मेरे लिए 20 नारियल उतार दो। वो आदमी फटाफट से नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और अपने लिए 10 नारियल और बूढ़ी अम्मा के लिए 20 नारियल तोड़ लेता है। उस दिन बूढ़ी अम्मा उसी पेड़ के नीचे बैठकर उन नारियल को बेचती है। तभी एक गाड़ी आती है। नारियल देखकर वो गाड़ी वहाँ रुकती है। आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है। अम्मा जी, 2 नारियल दे दो। बूढ़ी अम्मा 2 नारियल दे देती है। वो पति पत्नी नारियल पानी पीते हैं। पानी तो बहुत मीठा है, बाकी नारियल से कुछ अलग है। सही कह रहे हो, ये नारियल पानी तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। कितने पैसे हुए अम्मा जी? बेटा 100 रुपए हुए। वो उस बूढ़ी अम्मा को 500 रुपए देता है। ये लो अम्मा जी, नारियल पानी बहुत अच्छा है। आप मुझे 5 नारियल और दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल लो। अम्मा 5 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया करती है। ऐसे ही कुछ घंटों में अम्मा के सारे नारियल बिक जाते हैं और उनके बदले अम्मा को अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ जिसने अम्मा की नारियल तोड़ने में मदद की थी, वह अपने सारे नारियल बाजार में बेच आता है।
आज तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। क्यों ना मैं आज रात को ही उस नारियल के सारे नारियल तोड़ लूं, फिर उन्हें बाजार में लेकर जाकर बेच दूंगा। नहीं तो वो बूढ़ी औरत तो सारे नारियल मुझसे तुड़वा कर लोगों को बेच देगी, इससे मुझे क्या लाभ होगा। हाँ, यही करता हूँ, आज ही रात सारे नारियल तोड़ लूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी। आज उसके घर में पूरा खाना बना था। अगर ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता, आज भी भूखा ही सोना पड़ता। रात हो जाती है और अम्मा भी अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। वो आदमी आता है और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे, हमने तो कुछ नारियल कल तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो आज भी उतने ही नारियल लगे हैं। ये बिल्कुल भी कम नहीं हुए। लगता है मुझे अंधेरे में ज्यादा लग रहे हैं। वो आदमी जैसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ता है, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। इतनी देर से वो वहीं का वहीं था। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। वो एकदम से पेड़ से नीचे उतर जाता है और डर जाता है। अब वह एक डंडे से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है। जल्दी से सब नारियलों को बोरी में भर लेता हूँ। और वह सब नारियल बोरी में भरकर घर चला जाता है और उन्हें एक कमरे में रख देता है। अब सुबह इन सारे नारियलों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और इन मीठे नारियलों से खूब पैसे कमाऊंगा। और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह अम्मा उठती है और देखती है कि नारियल के पेड़ के नीचे नारियल ही नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं। लगता है रात को तेज आंधी आई थी। और अम्मा पेड़ के ऊपर नजर मारती है। अभी भी पेड़ नारियलों से भरा पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारे नारियल पड़े थे। ये तो पेड़ किसी जादुई पेड़ की तरह लग रहा है। इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं और हमने तो कल भी नारियल तोड़े, और देखो अभी भी ये नारियलों से भरा पड़ा है। बूढ़ी अम्मा एक नारियल खुद पीती है और बाकी सब नारियल इकट्ठे करती है और सड़क के किनारे उन्हें फिर से बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आदमी जब सोकर उठता है, वो बहुत खुशी से अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप थे और नारियल की बोरी जो उसने वहां रखी थी वो भी खाली थी। इतने सांप देखकर वो वहां से भाग जाता है और उसी अम्मा के पास जा पहुंचता है जहां वो नारियल बेच रही थी। अम्मा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे कोई नारियल नहीं लूंगा। तुम जितने बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उतने नारियल तोड़ दिया करूंगा। अम्मा हंसने लगती है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। देखो रात को हवा से कितने नारियल टूट गए हैं। अब तो कुछ दिन इन्हें ही बेचूंगी। वो देखता है कि वहां नारियलों का ढेर लगा था। आदमी जब पेड़ के ऊपर देखता है तो वहां अब भी पूरा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। जो नारियल उसने तोड़कर अपने घर रखे थे, वहां उन नारियल की जगह सांप थे और वो सारे नारियल पेड़ के पास गिरे थे। वो अम्मा के आगे हाथ जोड़ता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। अच्छा सुन, ये ले, एक नारियल पानी पी ले तू भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो वहां से बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। अरे भाई, इसको क्या हो गया? कल तक तो मांग मांग कर ले रहा था। मैं इतने नहीं उतने नारियल लूंगा। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा अब बहुत खुश थी क्योंकि वो नारियल का पेड़ उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन गया था। अब अम्मा के पास पैसे भी थे जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी। जादुई तरबूज की बेल। ये कहानी रामपुर नाम के गांव की है जहां बंसी अपनी पत्नी राधा और बेटी सुमन के साथ रहता है। वो बहुत गरीब होता है। सर छुपाने के लिए भी उसके पास घर नहीं होता। वो एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन बंसी अपनी बेटी सुमन के साथ बाजार से आ रहा होता है। तभी सुमन कहती है, पिताजी मुझे तरबूज खाना है। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें तरबूज खिला दूंगा।
दोनों चुपचाप चलने लगते हैं। चलते चलते अचानक बंसी देखता है कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें तरबूज लदे होते हैं और उसमें से एक तरबूज गिर जाता है। तरबूज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बंसी उसे उठाता है और सुमन को खाने को देने लगता है। तभी वहां एक बूढ़े पति पत्नी आ जाते हैं। बेटा, मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है, क्या तुम ये तरबूज मुझे दे सकते हो? ये सुनते ही सुमन कहती है, बाबा, आप और दादी आप दोनों यहाँ बैठो, मैं आपको तरबूज खिलाती हूँ। सुमन दोनों बूढ़े पति पत्नी को सारा तरबूज खिला देती है। उसके बाद दोनों सुमन को बहुत आशीर्वाद देते हैं। बंसी और सुमन जाने लगते हैं कि तभी बूढ़े बाबा उसे रोकते हुए वो तरबूज के छिलके रखने को देते हैं और कहते हैं, बेटा, ये तरबूज के छिलके रख लो और इसमें ये बीज लगा देना, फिर देखना क्या होता है। ये सुनकर बाबा और दादी छिलके में बीज कैसे लगा सकते हैं? हाँ बेटा, ऐसा जरूरी करना, भगवान तुम्हारा सब अच्छा करेंगे। उसके बाद दोनों तरबूज के छिलके और उस बीज को लेके वहां से जा रहे होते हैं कि तभी बंसी का पड़ोसी किशोर वहां से गुजर रहा होता है और बंसी के हाथ में तरबूज के छिलके देखकर वो कहता है, अरे बंसी, ये तरबूज के छिलके लेकर क्या कर रहे हो? किशोर की बात सुनकर, इन छिलकों के अंदर मिट्टी और खाद डालकर मैं तरबूज का बेल लगाऊंगा भाई। ये सुनकर किशोर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, माना तेरे पास पेट भरने को पैसे नहीं है, पर भूख और गरीबी के कारण तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। किशोर उसी तरह बंसी पर हंस रहा होता है। बंसी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में चला जाता है। वहां वो तरबूज के छिलके और बीजों को रख देता है। उन्हें देखकर, ये तरबूज के छिलके कहाँ से ले आए हो और इनका क्या करोगे? बंसी सारी बात राधा को बताता है और उसके बाद तीनों मिलकर उस तरबूज के छिलकों में खाद, मिट्टी, पानी, उस बीज को डालते हैं जो उसे बूढ़े पति पत्नी ने दिए होते हैं। उसके बाद उस तरबूज के छिलकों को वो बाहर रख देते हैं। उसे ऐसा करते देखकर किशोर उसकी टूटी झोपड़ी में आता है और फिर कहता है, भाई बंसी, बीज डालने के लिए अगर कोई बर्तन नहीं है तो मुझसे ले ले। ऐसे तरबूज के छिलके में कोई बीज डालने से तरबूज की बेल नहीं निकलने वाली। उसकी बात सुनकर कुछ और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और बंसी को ऐसा करने से मना करते हैं, पर बंसी किसी की नहीं सुनता। वो वैसा ही करता है जैसा उस बूढ़े पति पत्नी ने कहा था। कुछ ही दिनों में उस तरबूज के छिलकों में से बेल निकलने लग जाती है। धीरे धीरे बेल बहुत लंबी होने लगती है और उसमें बहुत सारे तरबूज निकलने लगते हैं। सुबह किशोर जब उठता है तो ये सब देखकर, अरे ये कैसे हो सकता है? छिलकों में से तरबूज कैसे निकल सकते हैं? तभी वहां सुमन और बंसी आ जाते हैं और तरबूज की बेल पर इतने सारे तरबूज देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी सुमन तरबूज के बेल से सारे तरबूज तोड़ लेती है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब किशोर देख रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद सुमन फिर से तरबूज के बेल के पास आती है। वो देखती है कि फिर बेल के ऊपर तरबूज ही तरबूज होते हैं। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे, अभी तो मैंने सारे तरबूज तोड़े थे, तो फिर ये तरबूज फिर से कहां से आ गए? वो खुशी से चिल्लाते हुए अपने पिताजी को बुलाती है। उसकी आवाज सुनकर बंसी और राधा दोनों बाहर आते हैं और फिर से तरबूज की बेल पर इतने सारे तरबूज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी बंसी कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमने सारे तरबूज तोड़े थे। अपने पति की बात सुनकर, कहीं ये जादुई तरबूज की बेल तो नहीं है? माँ, तुम सच कह रही हो। ये छिलके और बीज, ये सब हमें उन बूढ़े बाबा और दादी ने दिया था और कहा था भगवान तुम्हारा भला करेंगे।
तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और राधा कहती है, सच में अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी इस जादुई तरबूज की बेल से। ये सब किशोर सुन रहा होता है और वो अपने आप से कहता है, ये जादुई तरबूज की बेल तो मेरे पास होनी चाहिए। मुझे कैसे भी करके ये जादुई तरबूज की बेल लेनी होगी। उधर दूसरी ओर बंसी, राधा और सुमन तीनों उस जादुई तरबूज की बेल से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं। पूरे गांव में बंसी की चर्चा होने लगती है। बंसी कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है। ये सब देखकर कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इस बंसी की इतनी तारीफ नहीं सुन सकता हूँ। कैसे भी करके मुझे ये जादुई तरबूज की बेल चाहिए, पर ऐसा क्या करूं? रात होते ही किशोर उस जादुई तरबूज की बेल के पास जाता है और उस जादुई तरबूज की बेल को वहां से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो भागकर जाता है तो देखता है कि एक औरत सड़क पर मदद के लिए रो रही होती है। किशोर वहां जाता है पर उस औरत की मदद नहीं करता और बोलता है, अरे मुझे तो लगा था ये वो बूढ़े पति पत्नी होंगे जिसकी मदद करने से बंसी को ये जादुई बेल मिली थी, पर ये तो कोई औरत है। और वो औरत मदद के लिए चिल्लाती रहती है, पर किशोर उसकी मदद नहीं करता। वो जादुई तरबूज की बेल को तोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उस बेल को तोड़ने लगता है, उस बेल से छोटे छोटे कीड़े निकलकर किशोर के शरीर पर रेंगने लगते हैं। किशोर चिल्लाकर भागने लगता है। तभी वो देखता है कि वो औरत देखते ही देखते एक बूढ़े पति पत्नी में बदल जाते हैं। ये सब देखकर, ये कैसा चमत्कार है। किशोर, तुम एक स्वार्थी आदमी हो। एक औरत जो तुमसे मदद मांग रही थी, तुमने उसकी मदद नहीं की। तुम्हारी यही सजा है। उसके बाद वो बूढ़े पति पत्नी गायब हो जाते हैं। बंसी के जादुई तरबूज की बेल की बात एक गांव से दूसरे गांव तक फैल जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर कई मीडिया वाले आते हैं। बंसी उन्हें सारी सच्चाई बताता है। बंसी की ईमानदारी की खूब प्रशंसा होती है और वो उसी तरह लोगों की मदद करते हुए जादुई तरबूज की बेल की देखभाल करता रहता है। हाय एवरीवन, क्या आपको भी गर्मियों में तरबूज खाना बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।